नमस्कार, पेशा आज का मुकाबला। और सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। लगातार आप लिखते रहे कि मैं कहाँ हूं। अब मैं यहाँ हूं। उत्तर प्रदेश की आज हम बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश किसी भी सरकार, किसी भी तरफ की बनने या बनने में बहुत अहम भूमिका रखता है। रिजल्ट्स तो बहुत दूर की बात है, अभी तो कैंडिडेट्स के आने का सिलसिला शुरू हुआ है और चार बहुत खास मेहमान हैं हमारे साथ। हम उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना कि बीजेपी कितने लोगों को टिकट नए तौर पर दे रही है और कितने लोगों के टिकट बनाकर रख रही है। माफी चाहूंगा, विदेश से थोड़ी खांसी लेकर आया हूं। बाकी आप लोगों तक ना पहुंचे खांसी। चुनावी गर्मी का माहौल है। मेरे साथ पवन खेड़ा साहब हैं, कांग्रेस के बुद्धिमान प्रवक्ताओं में मैं हमेशा इनको गिनता हूं। निर्मल पाठक साहब हैं, जो कि एडिटर है भाषा के और हमारे पुराने जानने वाले हैं, तो हमेशा मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि अपनी राय और बड़े सहज और सरल तरीके से रखते हैं। निर्मल पाठक, पवन खेड़ा जैसे लोग जब टीवी कार्यक्रम में हो तो एक चीज़ गारंटी होती है कि चीखा चिल्ली बिना मतलब की नहीं होगी, और ये कभी नहीं होती मेरे प्रोग्राम में। और तुली मिश्रा जी हैं, जो कि आप रिप्रेजेंट कर रही हैं समाजवादी पार्टी को। कुछ देर में हमारे साथ बताया गया है मुझे कि अशोक वाजपेयी साहब होंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा दिलचस्प है, और इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि एक गठबंधन ने शक्ल लिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें कांग्रेस नहीं शामिल हो पाई। भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े प्रभाव में है। 325 सीटें उनकी असेंबली में आई थीं। एक बड़ा स्ट्रक्चर और नेटवर्क है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। अब कैंडिडेट्स के नाम आने शुरू हो चुके हैं। दोनों तरफ से ये पता चल रहा है कि कौन कितनी अहमियत रख रहा है इस चुनावी मैदान में। निर्मल, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। गंभीर पॉइंट ये कि अगर गठबंधन के हम बड़े स्वरूप को देखें, कांग्रेस का उसमें ना होना कितना खामियाजा इसका भुगतेगा ये गठबंधन? देखिए, उससे नुकसान तो होगा। अगर कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल होती, जो समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ अगर कांग्रेस भी होती जी, तो ये जो गैर भाजपा दलों का जो मतदाता वर्ग है जी, वो एकजुट होता और उसका निश्चित तौर पर इस गठबंधन को फायदा मिलता और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान, काफी बड़ा नुकसान उसका होता। हाँ, क्योंकि अगर ये चारों दल देख रहा हूं, चारों दल स्वाभाविक है कि ऐसा नहीं है। बल्कि मैं इस राय का हूं कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस की हालत वहां एकदम ही मरी हुई है। नहीं, वक्त पर कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। कांग्रेस का अपना वोट भी है, वो जगह जगह है उसका वोट। ऐसा नहीं, मतलब इतनी खराब हालत होने के बावजूद कांग्रेस पूरी तरह से ऐसा वहां साफ हो गई हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, उसके वर्कर्स हैं उसका, और उससे सिंपैथी रखने वाले लोग हैं। लेकिन जब वो अपना वोट खराब करने तो नहीं जाएंगे ना कोई। जब देखेंगे कि कांग्रेस का अगर ठीक ठाक है कैंडिडेट, तो उसको हो सकता है उसको वोट मिले, लेकिन वो कोई भी अपना वोट खराब करने नहीं जाएगा अगर कोई कैंडिडेट हार रहा है। और मतदाता, पिछले आप अगर इलेक्शंस के रिकॉर्ड देखें तो ज्यादातर मतदाता, कुछ होते हैं वोट मिलते हैं। पवन जी के पास आने से पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि देखिए, आज बीजेपी का, और इसको किसी को नकारने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक सच्चे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एजेंडा लेकर चल रहे हैं तो कोई सवाल ही नहीं। पत्रकार आजकल खूब एजेंडा लेकर दौड़ रहे हैं और झंडा लेकर दौड़ रहे हैं, अलग अलग लोगों का, सेकुलर हो या नॉन सेकुलर। और मैं बहुत स्पष्टवादी उस मामले में। मेरा पॉइंट यह है कि बीजेपी का आज एक नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में। सत्ता में है पार्टी, केंद्र और लखनऊ दोनों में, दिल्ली और लखनऊ में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस नेटवर्क को बीट करने के लिए, उसको हराने के लिए आपको एक महागठबंधन चाहिए था। कांग्रेस को ना मैं कभी कमजोर गिनता हूं इस लिहाज से, अगर राष्ट्रीय राजनीति को देखें, और ना कमजोर दिखनी चाहिए कांग्रेस, क्योंकि वो एक विकल्प है। आज वो अच्छी हालत में नहीं है, वो एक अलग कहानी है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा गठबंधन बीजेपी के उस प्रभाव और नेटवर्क को कार्यकर्ताओं का खास तौर पर तोड़ पाएगा? वो भी पूरी तरह से कांग्रेस पे ही डिपेंड करेगा। समाजवादी पार्टी और बसपा के जो अपना वोट शेयर, ये हम सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अंत में मतदाता किस तरह से जाके वोट करेगा ये किसी को नहीं पता। सही बात है। तो जो डाटाज हैं उसी पे बात, वो तो अरिथमेटिक लगती है चुनाव से पहले, और केमिस्ट्री लगती है चुनाव के बीच में। तो उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा अपने आप में भी काफी मजबूत गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस
हाँ, कास्ट के हिसाब से, जाति के हिसाब से तो बहुत मजबूत गठबंधन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन तीनों में एक जो कॉमन वोट है वो मुस्लिम मतदाता है। मैं अगर कांग्रेस, मैंने कहा पहले कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी को सुनो, फिर स्पेसिफिक आऊंगा मुस्लिम कैंडिडेट्स और उन सीटों पर। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अभी भी वहां पे फैक्टर करती है गठबंधन, मतलब बीजेपी की जीत में या हार में। वो इस वजह से, क्योंकि कांग्रेस जितना ज्यादा ताकत से लड़ेगी, वहां जो धीरे धीरे अब शायद बढ़ेगा, वो उतना ज्यादा मुस्लिम वोटर की पहली प्रेफरेंस अभी भी, जो जिस तरह की खबरें आनी थी, वो कांग्रेस थी। वहां मुस्लिम मतदाता ये चाहता था कि ये तीनों दल एक होकर मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछ सकता, आप मेरे एक जर्नलिस्ट, लेकिन पवन खेड़ा से पूछूंगा। पवन खेड़ा, बड़ी सिंपल सी बात है, जब मैं लखनऊ में था 15-20 दिन, प्रियंका गांधी आई, एक माहौल बना, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने 2 कार्यक्रम वहां से किए। कांग्रेस के लोगों से वो सवाल मैंने तब भी पूछा था, आज भी पूछूंगा, आपके कैंडिडेट्स कहां से आएंगे? वो कैंडिडेट्स जो वाकई टक्कर और चुनौती दें भारतीय जनता पार्टी को, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, जब आप और गठबंधन ही आपस में लड़ाई में नजर आएंगे, तो क्या आप सीधे तौर पर भाजपा का फायदा नहीं करा रहे? आपने 2017 का असेंबली इलेक्शन देखा उत्तर प्रदेश में, वहां गठबंधन हुआ था समाजवादी और कांग्रेस का। वहां हमने ये देखा, दोनों पार्टीज ने महसूस किया कि वोट ट्रांसफरेबिलिटी एक मुद्दा है। उस मुद्दे को आप भूल नहीं सकते। एक और डेटा पॉइंट जो मैं आपको देना चाहता हूं, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं उत्तर प्रदेश को, कि 9 साल पहले जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, 2014 को आप छोड़ दीजिए, उसको पैमाना मत बनाइए, क्योंकि उसमें तो तीनों बाकी दल साफ हो गए थे लगभग। 2009 वाला जो लोकसभा चुनाव था, वहां हम 21 या 22 सीटें हम लोकसभा की खुद अपने बूते पर जीत कर आए थे। तो कुछ पवन, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है, और उसी समय से मैं इस बात को उठा रहा हूं कि 2009 में जब 22 सीटें कांग्रेस हासिल कर गई, जब फर्स्ट टाइमर्स उसके लोकसभा एमपीज बने, फिर कांग्रेस ने किस तरह से वो ग्राउंड लूज किया। मैं अकेला व्यक्ति हूंगा जिससे कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस को नकारात्मक तरीके से आज भी नहीं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस डिसऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गेनाइज तरीके से क्यों ग्राउंड लूज करती है उत्तर प्रदेश में? फेस नहीं है आपके पास, लीडरशिप नहीं है। फिर मैं वापस उसी पर आ रहा हूं। आप असेंबली का डेटा अभी साइड में रख लीजिए, 2014 को मैं रेफर नहीं कर रहा हूं, असेंबली वो मोदी वे है, आप हटा दीजिए उसको। उसमें वोट ट्रांसफरेबल नहीं हो पाया हमारा। ठीक है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, 80 सीटों का राज्य है, उसको आप पूरे राज्य को एक दृष्टि से एक स्वरूप में नहीं देख सकते। ठीक है। उसमें अलग अलग सीट के अलग अलग डायनेमिक्स हैं, अलग अलग तथ्य हैं। उन तथ्यों को अगर आप देखते हैं तो कुछ सीटें ऐसी हैं, काफी सीटें ऐसी हैं, मैं उसी 2009 के आंकड़े पर फिर से आ रहा हूं, 20-25 सीटें ऐसी हैं जहां हम मजबूती से लड़ सकते हैं, बिना किसी को, हमारा कोई मंशा नहीं है कि हम हमारे जो विचारधारा के साथी हैं उनको नुकसान पहुंचाए, कतई कोई ऐसी मंशा नहीं है। मंशा नहीं है, लेकिन हकीकत है। नहीं, वो हो नहीं रहा। आप अगर एक एक सीट को उठाकर देखेंगे, समाजवादी भी देखते हैं। पवन जी, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं जेन्युइनली, क्योंकि आप चीजों को अलग तरह से एनालाइज करते हैं। एक उदाहरण जल्दी से, सीतापुर, इस वक्त आपको पता है वहां क्या स्थिति है? गठबंधन का कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट है, रोली जी मुस्कुरा रही हैं, और कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो महिला उम्मीदवार है, वो मुस्लिम कैंडिडेट। अब आप मुझे बताइए, आप एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे हैं? सिर्फ एक सीट का उदाहरण दिया मैंने आपको। ऐसी एक आध सीट आपको हर राज्य में मिलेगी। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरे राज्य को आप उसी दृष्टि से देखें। मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं, मेरी आर्गुमेंट यही है। इससे भी ताजा उदाहरण गाजियाबाद का है। मैंने कहा सीट वाइज हमने डिस्कशन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। पवन पढ़े लिखे लोगों में से है इस बात के लिए, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जब आप ऑलरेडी ऐसा डिवीजन क्रिएट कर देते हैं पवन जी, तो फिर आप कैसे नहीं एडवांटेज बीजेपी कर रहे हैं? ये डिवीजन की बात इसलिए भी नहीं है। अब आप कहते हैं गठबंधन हम क्यों नहीं कर रहे, इसमें 3 खिलाड़ी हैं, 3 प्लेयर्स, सपा, कांग्रेस और बसपा। आप एक ही से पूछते हैं आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे? अब इससे ज्यादा इशारा मैं नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछते हैं। आपने नहीं, एक मिनट रोली जी, सीरियस पॉइंट है। अगर आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त प्रबलता में है वहां लोकसभा प्लस असेंबली, अगर आपको वाकई उसको हराना था, और आपके लखनऊ की राजनीति में बड़े अच्छे से जानता हूं, खूब कटुता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, हाँ, तो फिर आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? आप लोगों ने गठबंधन तो किया नहीं, लेकिन आपको बीजेपी को हटाना, ये आप एजेंडा मानते हैं अपना। अभिज्ञान जी, मैं पवन खेड़ा जी की बात से ही प्रारंभ करूंगी। जी। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमने जब 2014 का चुनाव लड़ा था,
उसमें जो रिजल्ट्स आए थे, और उसके बाद जो 2017 में हमने बहुत एक बड़ा नारा दिया था, यूपी को ये 7 पसंद है, और यहाँ तक कि कतई नहीं वो पसंद आया। यहाँ तक कि राहुल जी की जो पसंदीदा सीटें थी वो दी गई थी। मैं आगरा दक्षिण से चुनाव लड़ रही थी और मेरी सीट भी कांग्रेस के खाते में गई थी। तो मैं इस बात को बड़ी बखूबी तौर पे जमीनी काम करती हूँ, तो मैं ये चीज जानती हूँ कि उस समय जो, जैसा कि सर ने कहा था कि वोट ट्रांसफर बहुत मुश्किल काम हो गया था और जिसका खामियाजा सभी सेकुलर पार्टीज को भुगतना पड़ा था, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो। अभिज्ञान जी, जब आप इतनी साफ और स्पष्ट बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगी कि तमाम समस्याएं, तमाम मुद्दे आज देश के अंदर मुंह उठाए खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जो साहब है उनके खिलाफ। लेकिन उसके बाद भी ये विडंबना है इस देश की कि जब हम चुनाव बूथ पर जाते हैं तो हम या तो दलित हो जाते हैं, या हम ठाकुर हो जाते हैं, या हम ब्राह्मण हो जाते हैं। अरे आप ऐसी बात कर रही हैं, कितनी जातिगत आपने कास्टिस्ट अलायंस की है उत्तर प्रदेश के। अगर आप एक मिनट सुनिए, फिर आपने चूंकि ठीक है, मैं आपके पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहा हूं, चूंकि आपने इस बात को रखा है और थोड़ा सा विनम्रता के साथ 1995 को से देख रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, एक किताब भी लिख रहा हूं उसके ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे ज्यादा कास्टिस्ट लेकिन ताकतवर कोई अलायंस नहीं है। तो अब आप जाति को तो आप मत बताएं, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जुड़ती है तो इसके जुड़ने का सबसे बड़ा समीकरण जातिगत है। क्यों निर्मल जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? मैं पूरी विनम्रता के साथ सर, मैं पूरी विनम्रता के साथ इसी चीज को स्वीकार कर रही हूँ कि ये एक बहुत ही मजबूत अलायंस है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं या फिर जो भी दलित वोट है या बाकी अन्य जातियां जो कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र और राज्य में 2 वर्षों में अपने आप को बिल्कुल हाशिए पर पा रही थी, आप लोग एक कंफ्यूजन क्रिएट करें। मेरी बात एक सेकंड के लिए सुनिए। पवन जी और आप दोनों ने बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि पिछली बार आपकी ये अलायंस इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि वोट ट्रांसफरेबल नहीं था, राइट? अभी आप लोगों ने सुना, हाँ निर्मल जी आप इस वक्त डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में हैं, तो अब आप ये बताइए, जब वोट आपका ट्रांसफरेबल नहीं हुआ, पिछली बार आप यूपी ने 7 को रिजेक्ट कर दिया, इस बार आपने वोट ट्रांसफरेबिलिटी की वजह से बहुजन समाज पार्टी का साथ लिया, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, कोई भी पॉइंट में गलत कह रहा हूं मुझे टोक दीजिएगा, तो फिर आप ये कहां महानता की, देखिए जब जाति पे जाकर लोग वोट देते हैं, यादव और किस लिए वोट देता है समाजवादी पार्टी को, जरा आप मुझे बताएंगी, दलित और किस लिए वोट देता है बहुजन समाज पार्टी को, जरा आप मुझे बताएंगी। तो ये दलील मत दीजिए ना, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स सारी पॉलिटिक्स करती है इंडिया में, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत मजबूत गठबंधन है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, भारतीय जातीय गठबंधन आप जाति लाई थी, मैं बार बार कहूंगा जातीय गठबंधन। बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी आज भी एक प्रादेशिक पार्टी है, उनका राष्ट्रीय स्तर पर उतना विकास नहीं हुआ है। बहन जी भी प्रयासरत हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी भी प्रयासरत हैं, लेकिन हम लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर उतना बड़ा विकास नहीं हुआ है। तो ये जो चुनाव होते हैं वो निश्चित तौर पर हमें अपनी जो हमारी क्षमताएं हैं उसको दिखाने का प्रयास होता है। अगर यहाँ भी हम ये सोच करके कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, जो आपने बात कही, तो कहीं ना कहीं हमें जो अपनी क्षमताएं दिखाने का जो एक मौका मिल रहा है वो मौका हमें नहीं मिलेगा, बल्कि कांग्रेस के पास पूरा भारत है। कांग्रेस के देखिए प्रयोग की राजनीति होती है, पीडीपी से अगर भारतीय जनता पार्टी हाथ मिलाती है और उसके बाद अपना हाथ छोड़ देती है, तो राजनीति दर बदर बदलती रहती है, प्रयोग की राजनीति होती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम तो कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि परिवर्तन राजनीति का भी नियम है। राजनीति का भी नियम है परिवर्तन। अब ये परिवर्तन जो राजनीति का नियम है अशोक वाजपेयी जी, ये आपके खिलाफ उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो इस बार? आपके खिलाफ ये परिवर्तन जो आप 2014 से एकदम प्रबल स्थिति में बैठे हुए हैं और असेंबली से 325 सीट लेकर काबिज हैं, ये परिवर्तन आपके खिलाफ क्यों ना हो, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे सर। देखिए, ये परिवर्तन 2014 से भी बड़ा परिवर्तन होगा और मैं समझता हूं कि इस देश की जो मानसिकता है, जनमत जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब की ये 2014 के आंकड़े के आगे चला जाएगा। ये जो परिवर्तन की लहर, उसका कारण है 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आगे जाएगा। मैंने आपसे एक सीधा प्रश्न पूछा है कि आपके खिलाफ परिवर्तन इस समय, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट अशोक जी सुनिए, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ वहां पर, मैं राज्य की बात कर रहा हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश की, बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट है, नेगेटिव नकारात्मक आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। हालांकि मैं उसको डायरेक्टली इक्वेट सीधे तौर पर नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि यह लोकसभा का चुनाव है, लेकिन फिर भी मेरा प्रश्न यह है कि कांग्रेस अलग ठीक है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों साथ साथ,
ठीक है, ये आपसे परिवर्तन की मांग अगर कर रहे हैं तो आप इसको रोकने के लिए, वोटर को कन्विंस करने के लिए कि आप मत जाइए इनकी तरफ, आप क्या कह रहे हैं वो बताइए मुझे सर। देखिए, समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 वर्षों का जो कार्यकाल है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चली हैं और जिनसे देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं, और समाज का वो वर्ग जो हमेशा वंचित और उपेक्षित रहा है, सीधे उस वर्ग को लाभ मिला है। वो चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम हो, चाहे सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर को बिजली पहुंचाने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब को पक्का आवास मिलने की बात हो, या सुलभ शौचालय की बात हो। इस तरीके से जितने भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हर गरीब को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम हो, और इसके अलावा जिस तरह से किसानों की सुविधाओं को या किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की बात हो, ये तमाम सारे ऐसे काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और मैं ये बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आज देश का जो जनमत है मोदी जी के नेतृत्व में अटूट आस्था रख रहा है, और इस समय केवल मोदी जी और मोदी जी के नाम पर देश में मतदान होने जा रहा है। मोदी जी वाला पॉइंट रखकर फिर अपने नतीजे मौके के हिसाब से आपने सर मोदी जी वाला पॉइंट रखकर फिर अपने मौके के हिसाब से पार्टी का विज्ञापन किया। प्रवक्ताओं का ये काम होता है, फिर भी हमारा काम है उनको रोकते रहना। मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ अर्थात अजय सिंह बिष्ट जी आपके लिए कितना नेगेटिव सेंटिमेंट ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? ईमानदारी से बताइएगा सर। अशोक जी, पुराने सियासतदान हैं आप। देखिए, मैं आपको बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं, इस प्रदेश में धीरे से निर्मल पाठक ने कहा ब्राह्मण भी साथ काम करने या उनको देखने का, उनके काम कार्यशैली को देखने का मुझे अवसर मिला। योगी जी जैसा पारदर्शी व्यक्तित्व और इतनी कर्मठता के साथ काम करने वाला, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक एक कार्यकर्ता तक से जुड़ने का काम उन्होंने किया। इतनी सभाएं की, इतने कार्यक्रम किए, इतनी समीक्षाएं की। मैं नहीं समझता हूं कि योगी जी को लेकर किसी तरीके की भ्रांति तो योगी जी का कोई नेगेटिव नहीं है इन इलेक्शंस में सर? योगी जी, मैं एकदम साफ प्रश्न है, सीधा उत्तर चाहूंगा। योगी जी का कोई नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव नहीं है इन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, और हम सिर्फ उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, योगी जी का कोई निगेटिव प्रभाव नहीं है। योगी जी का पॉजिटिव और सार्थक प्रभाव होगा, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको 2019 के लोकसभा परिणामों में दिखाई पड़ेगा। योगी जी का परिश्रम, योगी जी की स्पष्ट नीतियां और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को चलाने का काम रहा हो, वो योगी जी के सारे प्लस पॉइंट हैं, जिससे योगी जी के कारण भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश बहुत लोगों ने अतीत में मेरे प्रोग्राम तक में आकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार है या बुरी सरकार है, ये तो बात का विषय है। बहुत लोगों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सरकार ही नहीं है। मेरे कार्यक्रम में कही गई बात दोहरा रहा हूं, वहां के वरिष्ठ पत्रकारों की मेरी राय नहीं है। उनका यह कहना है कि गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नेंस ही नहीं है, अच्छी बुरी तो बाद में आती है। इसलिए पूछ रहा हूं सर। देखिए, गुड गवर्नेंस उत्तर प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति रही हो, चाहे विकास की उन तमाम सारी योजनाओं के मानक हो, हर दृष्टि उत्तर प्रदेश ने अगुवाई की है। और आज उत्तर प्रदेश देश के जो भी विकसित राष्ट्र है उनमें नंबर 1 पर स्थिति बनी हुई है। चाहे उत्पादन की दृष्टि हो, चाहे आलू का उत्पादन हो, खाद्यान्न का उत्पादन हो, चीनी का उत्पादन हो, उत्तर प्रदेश का अग्रणी राज्य है। और हर दृष्टि जितनी योजनाएं संचालित हुई उनमें उत्तर प्रदेश ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप आलू का उत्पादन गिना रहे हैं सर, मुझे कोई एतराज नहीं है सर। आप आलू का उत्पादन गिना रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बाद में तो स्पष्ट हो जाएगा कि वोटों का उत्पादन कैसे हुआ इस बार आपकी सरकार में। निर्मल, आप ना बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा घेरना बहुत आवश्यक है। बीच में आपने ब्राह्मण भी लगा दिया, लेकिन पवन से जैसी मैं उम्मीद कर रहा था, ईमानदारी से उन्होंने कहा वोट ट्रांसफरेबिलिटी सीधी सीधी बात है। जातिगत समीकरणों पर चुनाव होता है। दिल्ली के टीवी स्टूडियो में बैठ के ख्याली पुलाव पका के बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं। पॉइंट मेरा आपसे भी यही है, योगी आदित्यनाथ का इंपैक्ट 2014 नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ा, अपार सफलता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई। 2019 भी वोट उन्हीं के नाम पर मांगा जाएगा, प्रधानमंत्री वो हैं, अकाउंटेबिलिटी उनकी है। लेकिन फैक्टर्स होते हैं स्टेट लीडरशिप के। योगी का इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में जो
2019 में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है, जो भी वोट करेगा बीजेपी को, वो मुझे लगता है वो योगी के लिए वोट नहीं करने वाला है, वो नरेंद्र मोदी के लिए वोट करने वाला है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है 1% से भी कम होगा, जो मोदी की नाराजगी की वजह से, योगी आदित्यनाथ से नाराज होने की वजह से बीजेपी को वोट नहीं देगा। ठीक है, ऐसा परसेंटेज मुझे लगता है बहुत कम होगा। ज्यादातर वोट वो नरेंद्र मोदी के नाम पे होने वाला है। जैसे राजस्थान वालों ने तो बीजेपी ने वहां स्पष्ट किया उन्होंने कि ये नरेंद्र मोदी से बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और अभी भी वहां ये हो रहा है कि नहीं मोदी को हम वोट देंगे, वसुंधरा को हमने हटा दिया पर नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। तो ये सेंटिमेंट मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी होगा, जो बीजेपी को वोट देने वाले। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर कहना है कि ये असेंबली वाला सेंटिमेंट नहीं है, ये लोकसभा का सेंटिमेंट है। योगी आदित्यनाथ तो बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होगा। को लेकर नाराजगी बहुत है, ये बात बिल्कुल सही है। वो चाहे इसमें नौकरशाही में, राजनीतिक नियुक्तियों में अपसेट है, पॉलिटिकल क्लास वहां का अपसेट है, बीजेपी का वर्कर उनको अपने आप से दूर पाता है, वाजपेयी जी चाहे जो भी करे, जातिवाद का मामला हो या फिर ये गौरक्षा वाला ठाकुरवाद, ये कहा गया है इतने ज्यादा परेशान है, वो सारी चीजें हैं। पर अगर बीजेपी को वोट मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो योगी आदित्यनाथ की वजह से कम होगा, क्योंकि उसके और दूसरे कारण हो सकते हैं। अगर कोई, खास करके जिन्होंने 2014 में बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो 2019 में देंगे, उसमें मुझे शक है। तो मैं वापस आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, और जिस बात से शुरू किया था वापस उसी पर आऊंगा। पवन ने एक बड़ी अहमियत की बात रखी, वोट ट्रांसफरेबिलिटी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, तजुर्बे के आधार पर आपको बता दे रहा हूं कि बड़ी बातें करना, टेलीविजन में बातें करना या कुछ कहना, ये अपनी जगह है, सब अच्छी बात कहना चाहते हैं, जैसे अंग्रेजी में पॉलिटिकली करेक्ट कहा जाता है, लेकिन फैसले पॉलिटिकली इनकरेक्ट होते हैं। इनकरेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि सीटें देखी जाती हैं, वहाँ का जातीय समीकरण देखा जाता है, उसके हिसाब से सीटें बांटी जाती हैं, और कांग्रेस ने यह सबक पिछले असेंबली चुनाव में सीख लिया, सही सीखा मेरे हिसाब से। मैं उत्तर प्रदेश के परिवेश से आपसे कह रहा हूं कि इनकी समाजवादी पार्टी से गठबंधन में वोट ट्रांसफरेबिलिटी का इनको लाभ नहीं होता। हाँ, एक बड़े गठबंधन में जरूर तस्वीर तब्दील होती है। वापस आएंगे उसी पॉइंट पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। तो हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प होती है, और पिछले 2 बड़े चुनाव इस बात को भी साबित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ही, ध्यान से सुनिएगा मेरे पॉइंट को प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि पिछले 2 चुनावों का जो तौर तरीका है वोटिंग का, और इसलिए अच्छा है कि 2009 का उदाहरण जो है उसका पॉइंट रखा पवन खेड़ा ने, वो एक तरफ वोट देने का है। ठीक है, कम निर्णायक स्थिति में कहीं पर भी चुनाव को नहीं छोड़ा गया है। 71 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा में, आप उसे मोदी वेव यकीनन कह सकते हैं और कहना चाहिए, और 325 सीटें, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस वक्त जो विपक्ष की रणनीति है, वो क्या वाकई अपनी ही वोटों को स्प्लिट करेगी, क्या अपनी ही वोटों को अलग थलग कर देगी, जिसकी वजह से कुछ परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। ट्रांसफरेबिलिटी जो वोट की होती है, यह बहुत अहमियत रखती है। इसी पर पूरी राजनीति टिकी हुई है बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती की। यह राजनीति का वो फॉर्मूला है जो कांशीराम के समय से अप्लाई किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि उनका वोट आधार जो है, उनका वोट बेस जो है, वो सबसे ज्यादा ट्रांसफरेबल है। जो बात पवन खेड़ा ने कही वो बात सच है कि यह लाभ कांग्रेस को पिछली बार समाजवादी पार्टी से अलायंस करके नहीं मिल पाया था। निर्मल पाठक, अब जरा आते हैं, थोड़ा सा संजीदगी वाला बात होगी, लेकिन ये जो राजनीति वोट की ट्रांसफरेबिलिटी पर तय होती है उत्तर प्रदेश में, ये कितनी क्लिक कर सकती है इस बार? क्योंकि दलील क्या रही? हमेशा से मायावती के हिस्से से आने वाली दलील ये रही कि उनका वोट तो दूसरे में जुड़ जाता है, लेकिन दूसरे का वोट उनमें नहीं जुड़ता है। पवन खेड़ा ने भी बिल्कुल सही बात कही कि कांग्रेस का पिछली बार का तजुर्बा बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस को
जुड़कर कोई लाभ नहीं हुआ। सर मैं यहाँ पे ये निर्मल जी जवाब दे, फिर मैं आपको समझ दूंगा पूरा, गंभीर पॉइंट है ये। बिल्कुल, इसमें भी देखो ना, इनका तीनों में जो एक कॉमन वोट है वो मुस्लिम मतदाता है, और खुलकर बात करें इसके बारे में, जो तीनों पार्टीज में है। और ये बात सही है कि बीएसपी का, भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को आरक्षण दिया, तो हम खुलकर बात करें। ये मुंह टीवी में छुपाकर बोलना कि कास्ट, ये कुछ नहीं, ये हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करके डिबेट करिए। बीएसपी का जो वोट है वो शेड्यूल्ड कास्ट जो वोट, जो उनका मायावती का अपना, जो उनके साथ एक कंसोलिडेट वो रहा है लगातार उनके साथ, वो वोट जरूर अगर अलायंस होता है तो वो शिफ्ट होता है। लेकिन जो, और वो कांग्रेस का वोट भी रहा है, पहले कांग्रेस का ही वोट रहा है वो, लेकिन कांग्रेस के वोट में यादव ओबीसीज कांग्रेस को उस तरह से वोट नहीं करते थे जिससे दूसरे ये अति पिछड़ा और दलित वर्ग वोट करता था। मुस्लिम और अति पिछड़ा, दलित और ब्राह्मण, ये कांग्रेस के कोर वोटर कभी हुआ करते थे, जो 80 में 89 के बाद कांग्रेस पावर पे तक नहीं आ पाई। प्रकाश जो है वो बीजेपी की तरफ चला गया, और ये दलित और अति पिछड़े वो बीएसपी और एसपी की तरफ चले गए। ये जो दूसरी और छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं अलग अलग इलाकों में, उनमें चले गए। तो कांग्रेस जब इनके साथ मिलती है तो वो वोट आता है, इकट्ठा होता है। सबसे बड़ा दिक्कत, अगर कांग्रेस और बीएसपी का अलायंस हो, मान लिया एसपी ना रहे, तो उससे बहुत नुकसान नहीं होता, वो बहुत अपने आप में बहुत स्ट्रांग वो है। अभी भी एसपी और बीएसपी के अलायंस में मुस्लिम को क्योंकि एक भरोसा है कि ये गठबंधन है, इसलिए वो दोनों के उम्मीदवारों पे वो अपना वोट ट्रांसफर, जिसका भी कैंडिडेट होगा उसको देगा। लेकिन इसकी कोई उसके बाद मैं गारंटी जी को मौका दूंगा। मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि जिस दिन प्रियंका गांधी लखनऊ में मौजूद थी, उसी दिन एक होटल में मैं भी मौजूद था, और ये सच बात है कि जितने लोग मुंह फुलाए हुए थे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से, वो राह देख रहे थे कि कहीं उनको प्रियंका गांधी से मिलने का मौका मिल जाए और वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करे। तो ये ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं, अपनी आंखों से देखी हुई। देखिए, समाजवादी पार्टी से भी ये यादव, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यादव बीएसपी को वोट करेगा, लेकिन बीएसपी का वोटर समाजवादी पार्टी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अगले हिस्से में मैं पवन खेड़ा साहब और अशोक जी को लाऊंगा इसी पॉइंट पर। हाँ प्लीज रुलिंग। सर, जैसा कि आपने 2-3 बार इस बात को कहा यहाँ पर, पुनरावृत्ति की कि जो अलायंस हुआ हमारा 2017 में, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। अगर नुकसान की आप परिधि की जांच करते, नुकसान दोनों को हुआ। नुकसान, हमारा नुकसान बहुत बृहद स्तर पर था। ट्रांसफरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कारण से नुकसान जो है हमारा बहुत बृहद स्तर पर था, क्योंकि हम उस मुहाने पर खड़े थे जहां हम कई इतिहास रचने जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश में कहा था और औपचारिक तौर पर कहा था कि अखिलेश यादव अगर ये चुनाव अकेले लड़ते, गठबंधन में नहीं लड़ते कांग्रेस के साथ, तो वो ज्यादा बेहतर करते। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं, अपने आकलन पर आधारित। और सबसे बड़ी बात है कि जो काम हमने किए, आदरणीय अशोक वाजपेयी जी बैठे हैं, मेरे गुरु समान है, मैं उनके श्री चरणों को प्रणाम इसलिए करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी अशोक वाजपेयी को इसलिए प्रणाम करती हूँ, यूपी की सियासत का कल्चर है, क्योंकि सब लोग सारी पार्टियों में एक दूसरे के गुरु समान होते हैं। नहीं, वो गुरु मेरे रहे भी हैं और है भी अभी। और गुरु ने आपको ऐसा ज्ञान दिया कि आप समाजवादी पार्टी में चली गई? मैं समाजवादी पार्टी में नहीं चली गई। आदरणीय अशोक वाजपेयी जी ने अपना पूरा जीवन समाजवादी पार्टी को दिया, उनका मन आज भी समाजवादी है। ये बात अलग है कि वक्त के हिसाब से उन्होंने गेरुआ जैकेट पहन ली, कौन आया कौन गया, अब उसमें हम क्या फिक्र करेंगे। मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि जितने कार्य 2012 से लेकर के 17 तक उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने की, उतने कार्य कभी नहीं हुए थे और जनहित के कार्य हुए थे। क्या हम वोट ट्रांसफरेबिलिटी की बात कर रहे थे? जनहित के कार्य अगर मैं आपको गिनाऊंगी तो फिर आपको लगेगा कि मैं देखिए, जनहित के कार्य आप जनता में जाकर गिनाइए, टीवी स्टूडियो में नहीं। आप हमें गंभीर सियासी मसले पर बात कर रहे थे। आपसे मेरा प्रश्न सीधा सीधा है कि आपको क्या लगता है, इस बार आप भाग खड़े हुए कांग्रेस से हाथ मिलाने में क्योंकि ज्यादा नुकसान होना था? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। देखिए, बात यहाँ नुकसान की नहीं है। मैं फिर से ये बात कहूंगी, लिस्ट मेरे पास है, तबस्सुम हसन पहले नंबर पर है यहाँ पर, जो मुस्लिम वोटर की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर बात नुकसान और नफे की नहीं थी, बात हमारे पास अपने आप को स्थापित करने की थी, बात जो हमने उत्तर प्रदेश में काम किए थे। और निश्चित तौर पर अभिज्ञान जी, आप बहुत बड़े हमारे पत्रकार हैं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा ही तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये बात मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये गठबंधन अपने आप में एक बहुत बड़ा गठबंधन है, और इसका उदाहरण आप तब भी देख चुके हैं जब काशीराम जी और मुलायम सिंह जी ने गठबंधन किया था। ब्रेक में जाने से पहले एक और बात आपको बता देता हूं, ये मजबूरी का गठबंधन है, मोहब्बत का नहीं है।
ये याद रखिएगा। देखिए सियासी मोहब्बतें बदलती रहती है विज्ञान जी। मैं तो देख रही शिवसेना के साथ, हाँ सियासी मोहब्बतें बदलती है, बीजेपी की बदलती है, लेकिन आप लोगों का भी गठबंधन मजबूरी का, मोहब्बत का गठबंधन नहीं है। आप ऐसा मत कहिए कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी आप 23 मई के बाद साथ रहेंगे, इसकी कोई राष्ट्रव्यापी गारंटी है। वक्त एक ब्रेक का, उसके बाद सीधा सीधा पूछते ना, क्यों इधर मुंह घुमा के उधर बात घुमाकर बात करना। मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोटर, और पवन खेड़ा साहब मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। उत्तर प्रदेश के हर चुनाव एक बात को साबित करते हैं कि मुसलमान का मन, मैंने पिछली बार पूरे मुस्लिम मूड पर रिपोर्ट्स की थी 2014 के चुनाव में, जहां पर उनको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हारते हुए देखने की संभावना नजर आती है, वो उस तरफ जरूर जाती है। ये तमाम आंकड़े आपको साबित करेंगे। हम इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मन से बड़ा आनंद आ रहा है उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी बारीकियों में चर्चा करने पे, लेकिन है राजनीतिक राज्य अगर देश का किसी को माना जाता है तो वो वाकई उत्तर प्रदेश है, बिहार के साथ साथ। तो ब्रेक में जाने से पहले मैंने इससे कहा कि इधर उधर मुंह छुपाकर बात करने की कोई जरूरत नहीं। निर्मल पाठक, थैंक यू सो मच। सीधे सीधे हम बात करते हैं मुसलमान वोटर की उत्तर प्रदेश में। 2014 में मैंने एक खास श्रृंखला की थी जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उत्तर प्रदेश से, और खास तौर पर लखनऊ, जिस शहर में मैं बड़ा हुआ, उसके उन इलाकों से जाकर मैंने रिपोर्ट किया था जहां पर वाकई पुराना मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वो क्या सोच रहे थे उस वक्त 2014 में। मूल धारा हमेशा ये रही है उत्तर प्रदेश में कि उसके समर्थन में खड़े होना जो बीजेपी को हराता हुआ नजर आए। राइट निर्मल पाठक, इस इक्वेशन में, इस समीकरण, इस हकीकत में अगर मैं कांग्रेस और गठबंधन को आपको एक तराजू पर रखकर देखने की कोशिश करने के लिए कहूं, मुझे पता है ये सिर्फ कोशिश है, तो आप उसे किस नजरिए से देखेंगे? देखिए अभी तो गठबंधन का पलड़ा भारी है, ठीक है, कांग्रेस का नहीं है। उसका तो मुसलमान ज्यादा स्वाभाविक तौर पर उस तरफ जाएंगे जब तक सारे कैंडिडेट अनाउंस नहीं हो जाते हैं। कांग्रेस के उन कैंडिडेट्स की तरफ जिनका अपना थोड़ा बहुत जनाधार है, उनके साथ हो सकता है मुस्लिम मतदाता जुड़ जाए, पर अभी आज की तारीख में तो वो गठबंधन के साथ ही जाना चाहेगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस किस तरह के कैंडिडेट देती है। एक अलायंस नहीं है, ये अब काफी क्लियर हो गया है, पर कांग्रेस और गठबंधन ये सोच किस तरह के, हाँ ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये वो सोच मैंने लखनऊ से भी अपने 2 प्रोग्राम्स में कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस किस तरह के कैंडिडेट्स देती है। उनके पास 20-25 सीट से ज्यादा कैंडिडेट उनके पास नहीं है, ये बात सही है। मतलब लड़ाने को किसी को भी लड़ा सकते हैं, पर 20-25 ऐसे होंगे, लेकिन अर्बन सेंटर्स का जो शहरी सीटें हैं, इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। पवन खेड़ा, किस तरह से आप देखते हैं कि मुसलमान आपका साथ दे तो क्यों दे, और ना दे तो भी क्यों ना दे? अभिज्ञान जी, जातिवाद और मजहब की बात बिल्कुल सही है, चुनावों में होती है, लेकिन जब एक राष्ट्रीय पार्टी की बात होती है, आप 2014 का मैं उदाहरण देता हूं आपको, तमाम जातियों से ऊपर उठकर कांग्रेस के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उत्तर प्रदेश ने 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। तब न उन्होंने जाति देखी न मजहब देखा। तो जब मुद्दे इतने बड़े हो जाते हैं, उस वक्त हमारी गलतियां रही थी, हम अहंकार में थे, एक माहौल कुछ पूंजीपति मीडिया वालों ने, आरएसएस वालों ने, सबने मिलकर एक बना दिया। बहरहाल जो भी हुआ वो खत्म हो गई बात। उस माहौल का शिकार हम सब हुए। उसमें किसी ने ये नहीं देखा कि बहन जी की जाति क्या है, उनकी जाति वाले वोट उनको पड़ने चाहिए, यादव वोट बसपा को, कुछ नहीं देखा। उस वक्त सबने एक पार्टी को वोट दिया क्योंकि उन्हें किसी को हराना था। पवन जी, आप लोग ये भी तो दलील देते हैं ना साथ में कि सिर्फ 31% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, मैं सीटों की बात, अब अपन सीटों पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो जब एक राष्ट्रीय विकल्प की बात आती है, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय विकल्प ही की बात आती है, तब मुझे लगता है वोटर ने जैसे उस वक्त सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को ठुकराया और भाजपा को स्वीकार किया, अब फिर से वही मौका आया है। एक राष्ट्रीय विकल्प तलाश रहे हैं, भले वो मुसलमान हो, वो यादव हो, वो जाटव हो, कोई जाति के हों। अगर वो राष्ट्रीय विकल्प की बात सोचेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है जिन सीटों पर हम मजबूती से लड़ेंगे, जिन सीटों पर हमारे बड़े अच्छे उम्मीदवार होंगे, वहां वो राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर कांग्रेस ही को चुनेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर आपको नहीं, एसपी बीएसपी अलायंस को नहीं। रोली जी ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रश्न को, कांग्रेस को मुस्लिम्स चुनेंगे, ये पवन साहब की दलील है। मैंने सिर्फ मुस्लिम नहीं कहा, हाँ। मैंने कहा राष्ट्रीय विकल्प के आगे न जाति महत्वपूर्ण होती है न मजहब। अगर जो प्रादेशिक, जो मैं कहूंगी राज्य विकल्प हैं,
अगर उनका स्थान नहीं होता तो यूपीए या एनडीए जैसी चीजें नहीं बनती। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आती, राष्ट्रीय विकल्प थी बहुत बड़ा, कांग्रेस आती, राष्ट्रीय विकल्प थी बहुत बड़ा। तो जब आप अलायंस रीजनल पार्टीज की जब जगह है, रीजनल वो पार्टी space है। की जगह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई भी स्कोप उत्तर प्रदेश में नहीं था। उन्होंने जो 2014 के बाद जो गेन किया उसके अपने अलग अलग कारण है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं आपसे कह रही थी, बूथ लेवल से लेकर के ब्लॉक स्तर तक सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मजबूत। मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ, देखिए मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी आस्था, कुछ एक कारण रहे पूर्व में, इतिहास में कुछ कारण रहे कि मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी आस्था समाजवादी पार्टी से जुड़ी है पिछले 20-25 वर्षों से। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद जब भी बहन जी ने मुस्लिम वोट को या कोई प्रत्याशी खड़ा किया तो हमारे वोटों का, जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, वो ध्रुवीकरण नहीं हो सका, वो वोट बट गया बहुजन समाज पार्टी और सपा में। और अगर आप सारे डाटा उठा करके देखेंगे 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी मुस्लिम वोट सपा और बसपा में बटा था, और 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि बड़ी मात्रा में हमारा मुस्लिम वोट बटा था, इसलिए हमारे, क्योंकि वो सपा और बसपा में बट गया था। चलिए, ये बात में थोड़ी ईमानदारी है आपकी, तो इसलिए मैं दाद दूंगा, जो भी ये बात में मुस्लिम थोड़ी ईमानदारी है आपकी, कम से कम आप इस बात को जो एक्सेप्ट भी कर रही हैं। मुस्लिम वोट है वो आज एकजुट होकर के सिर्फ और सिर्फ गठबंधन को देना चाहता है। दूसरी बात पे आपको सर और बता देती हूँ, कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनके पास प्रत्याशी नहीं है। अब इस समय रणनीति कांग्रेस की ये चल रही है कि जो रूठे हुए लोग हैं, जो सपा से रूठ गए हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, जो बसपा से, उन रूठे हुए को, जैसा कि आपने कहा कि कुछ रूठे हुए लोग बाहर बैठे कि उनको मना लें। देखिए टिकट एक को ही मिलता ठीक है। है, चलिए, ये सब राजनीति में होता है, रूठों को मनाना, मनाकर वापस लाना, कुल ये सब मिलाकर के मुस्लिम दृष्टि से अगर आप बात करें तो मैं बड़ी देखिए, ये सब राजनीति में होता है। कल को आप बीजेपी में चलेगी, मुझे क्या मालूम, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, फिलहाल मैं ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक, लेकिन आखिर में अशोक वाजपेयी जी के लिए पूरा समय मुस्लिम वोट्स का हमने फैक्टर उठाया है, तो अगले हिस्से में स्वाभाविक है, अगर स्थिति पोलराइजेशन की है, बन रही है, कड़वी सच्चाइयां हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, तो भारतीय जनता पार्टी का कितना फायदा, ये पूछेंगे अशोक वाजपेयी जी से एक ब्रेक के बाद। तो वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक आखिरी पॉइंट पर कि अगर एक गठबंधन है जो जातीय है, तगड़े आधार पर बनता है, समाजवादी पार्टी पुरानी बातों, पुरानी दुश्मनियों को बुलाकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, कांग्रेस अपना एक रोल प्ले कर रही है उत्तर प्रदेश में, क्या ये फिर माहौल पोलराइजेशन की तरफ जाएगा? अशोक वाजपेयी से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, अभी तकनीकी कारणों से मुझे निर्देशिका अदिति ने बताया है कि अशोक वाजपेयी जी नहीं है, तो अशोक जी के ना होने पर निर्मल पाठक जी आप उत्तर देना चाहेंगे कि अगर ये पोलराइजेशन का एनवायरनमेंट होगा, जो कि ध्रुवीकरण हमेशा भारतीय जनता पार्टी को और एक हिस्से को विपक्ष के भी पसंद आता है, तो क्या ये फिर एडवांटेज बीजेपी हो सकता है? एडवांटेज बीजेपी तभी होगा जब ये 3 कॉर्नर कंटेस्ट होगा, एक गठबंधन, दूसरा कांग्रेस और तीसरा बीजेपी। तो उसमें अगर कांग्रेस, क्योंकि अभी उतनी मजबूती से लड़ते हुए नहीं दिख रही है, इसलिए गठबंधन का पलड़ा हमको भारी रख रहा है विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ना शुरू करेगी, भले ही वो 20-25 सीट पे लड़े, और कैंडिडेट तो उसके हर जगह लड़ेंगे ही, जब उन्होंने अनाउंस किया है। तो आप गाजियाबाद का ही उदाहरण ले लीजिए, वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट की वजह से समाजवादी पार्टी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा है। तो ये लड़ाई अब जो कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी, उसमें फिर जैसे ही कांग्रेस मजबूती से लड़ना शुरू करेगी तो वो इनका बीएसपी का वोट, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट कांग्रेस का वोट नहीं है, मुस्लिम कॉमन है, तो मुस्लिम और अगर बीएसपी का वोट थोड़ा भी अगर शिफ्ट होता है तो उसमें बीजेपी फिर फायदे में। पोलराइजेशन से नफा नुकसान, देखिए जिस तरह से बीजेपी हमेशा चाहती है, एक हिस्सा समाजवादी पार्टी और बीएसपी का भी चाहता है। अभिज्ञान जी, जिस तरह से सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों पार्टियां एक जो माहौल बनाने में कामयाब हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मुझे नहीं लगता कि पोलराइजेशन
कि आंधी कोई चलेगी और जनता उस आंधी को स्वीकार करेगी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत रोली नहीं जी हूं। 10 सेकंड, पोलराइजेशन की कोई आंधी? मैं अभिज्ञान जी, मैं इस बात की यहाँ पर सहमति इसलिए प्रकट करती कि पोलराइजेशन की कोई चलिए, आंधी किसी बात पर ध्रुवीकरण की सहमति। नहीं चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोदी जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपने योगी जी का बताया था, जो कि बंदर भगा ठीक है, रहे मेरे थे हनुमान चालीसा पढ़ के, उनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल है उत्तर जी, मेरे प्रदेश पास में, अदिति उसमें बता रहे गठबंधन हैं मेरे विजयी डायरेक्टर होगा। की, अशोक वाजपेयी जी, ये 10 सेकंड है सर। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से भारतीय जनता पार्टी को लाभ उत्तर प्रदेश में? देखिए, 70 वर्षों में देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है और जो जातीय आधार पर पार्टियां बनी थी और जो एक उद्देश्य को लेकर चल रही थी, उससे भटक गई। आज एक पार्टी है जो केवल टिकट बेचने का काम करती है, तो वहां का मतदाता वो इस बात से सजग हो चुका है कि उसके वोटों का सौदा होता है। एक पार्टी है जिसका परिवार ही विखंडित है, वो समाज को जोड़ने का क्या काम करेगी? तो इस तरह से जो ये पोलराइजेशन की बात है, ये निराधार है। आज मतदाता पूरी तरह से सजग है, वो जानता है देश का। उत्तर प्रदेश पर चर्चा करता रहूंगा। अशोक जी, कोशिश करूंगा आपसे लखनऊ में मुलाकात हो। उत्तर प्रदेश की बात और उसकी चर्चा तो खैर शुरू हुई, आप सबको पता है कि पूरे 7 फेजेस में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने और भी इस पर चर्चा होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।